हेलो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनीज अकाउंट का यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी क्या होती है? तो डेफिनेशन के हिसाब से अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्रिएटेड अंडर लॉ टू कैरी ऑन बिजनेस। यानी कि डेफिनेशन में हमें तीन चीज समझ में आ रही है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्रिएटेड अंडर लॉ, लॉ से बनी है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एंड टू कैरी ऑन बिजनेस, बिजनेस के लिए कंपनी फॉर्म की है। ठीक है। जो वर्ड कंपनी है इसका ओरिजिन कैसे हुआ? इसका ओरिजिन दो वर्ड है, कम और पेनी, जिसमें कम वर्ड का मतलब हो गया टुगेदर और पेनी का ब्रेड, टुगेदर फॉर ब्रेड। यानी कि लोग एक साथ आ रहे हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके। बेसिकली ये मतलब है कंपनी का। अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो बच्चों, कंपनी के फीचर्स को पढ़ाने के लिए और आपको याद कराने के लिए मैं एक निमोनिक यूज करती हूँ अपनी क्लास में। आई स्प्लिट मैप सी सी। ठीक है। इसी निमोनिक से हम हमारे फीचर्स पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहला फीचर हो गया आई से इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इस फीचर का मतलब है कंपनी क्रिएटेड अंडर लॉ, कंपनी लॉ से बनी है। कंपनी आपके या हमारी तरह नेचुरल पर्सन तो है नहीं, बाय बर्थ तो एग्जिस्ट हुई नहीं, लीगली एग्जिस्ट हुई है। इट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ये क्वेश्चन कई बार फाउंडेशन एमसीक्यू में आ जाता है, क्या कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? यस, registration is compulsory in the case of company. दूसरा फीचर है एस से सेपरेट लीगल एंटिटी। क्योंकि बच्चों कंपनी की अपनी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी होती है इन द आईज ऑफ लॉ। लॉ की आईज में कंपनी और ओनर ये दोनों अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, ठीक है। सपोज ये बिल्डिंग ओन है करती है एबीसी लिमिटेड कंपनी। एबीसी लिमिटेड कंपनी की ये बिल्डिंग है, एबीसी लिमिटेड कंपनी इस बिल्डिंग की मालिक है। और ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी ये किसकी है? इसका ओनर है मिस्टर राम। तो राम इसका ओनर है एबीसी लिमिटेड कंपनी का। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्टी विच इज ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राम। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्डिंग राम की है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो कंपनी का ओनर है और कंपनी है वो दोनों अलग अलग हैं। तीसरा देखो, पी से परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि कंपनी नेवर डाइज, कंपनी रिमेन्स फॉरएवर। कंपनी हमेशा रहेगी, चाहे मेंबर बदल जाए, मेंबर जो चेंज हो जाए, कोई शेयर होल्डर मर जाए, डायरेक्टर रिजाइन दे जाए, तो भी कंपनी चलती रहेगी। चौथा है आइज, एल से
लिमिटेड लाइबिलिटी, ये भी अच्छा है और इस पर कई बार एमसीक्यू में न्यूमेरिक क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताती हूँ कैसे। देखो जो कंपनी के केस में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और वो कितनी लिमिटेड होती है, टू द अनपेड पार्ट ऑफ देयर शेयर्स। उनके पास जो शेयर्स होते हैं उस पे जो भी अनपेड पार्ट होता है, जो उन्होंने पैसा नहीं दिया होता, जितना सिर्फ उतनी लाइबिलिटी उनकी होती है इसकी मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी का शेयर है, इसकी फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, और जो मेंबर है उसने कंपनी को इतनी दे दी है, इतना पेड कर दिया है, 7 रुपए पे कर चुका है, एप्लीकेशन पे या फिर कॉल पर 7 रुपए दे चुका है, तो यानी कि मेंबर इज लायबल ओनली फॉर द 3 रुपीज, नॉट मोर देन। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आएगा आई से इंफॉर्मेशन एक्सेस, यानी कि राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। तो बच्चे जो मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास राइट होता है कि वो कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर पाए, उसको देख पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टी से ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसमें जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं फ्रॉम वन मेंबर टू अनदर मेंबर। फॉर एग्जांपल फ्रॉम मिस्टर राम टू मिस्टर श्याम शेयर्स कैन बी फ्रीली ट्रांसफर। बट प्राइवेट कंपनीज के केस में जो ट्रांसफरेबिलिटी है इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ओनली इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, नॉट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है देन 7, इनसे आएगा मैनेजमेंट सेपरेट, यानी कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो जो कंपनी के केस में जो ओनर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, और कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो होता है कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये दोनों अलग अलग लोग होते हैं, जो ओनर्स होंगे वो शेयर होल्डर्स, और जो मैनेजर्स होंगे वो डायरेक्टर। दोनों डिफरेंट है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। देन उसके बाद आता है ए से एक आता है ऑडिट। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है, जो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनका ऑडिट होता है और उसे करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये ऑडिट इसलिए किया जाता है कि अगर उनमें कोई एरर है उसे करेक्ट किया जाए, ताकि उनमें करेक्टनेस दिखे और वो मोर रिलायबल। नेक्स्ट आता है देन पी से प्रॉपर बुक्स, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स व्हिच इज अंडर सेक्शन 121। तो 9 हम लिखेंगे मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। कंपनीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स एज रिक्वायर्ड अंडर लॉ। लॉ के हिसाब से कंपनी को अपने लॉ के हिसाब से कंपनी को अपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने। देन ये जो सी और सी है, सी से आता है 10 कॉमन सी। कॉमन सी क्या होता है, जैसे बच्चों देखो अपन लोग हैं, आप हो, हम हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं तो उस पर अपना साइन करके देते हैं ना, ऐसे ही अगर कंपनी को किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना है तो वो उस पर अपना ठप्पा लगा देंगे, अपनी कॉमन सील लगा देंगे। देन 11, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कंपनी आपके हमारी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है
तो कंपनी सिटीजन तो है नहीं, कंपनी डज नॉट हैव राइट टू वोट। समझ आ गया? अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने तरीके की हो सकती है वो डिस्कस करेंगे। बच्चों टाइप्स ऑफ कंपनीज आप देखो तो वो भी बहुत सारी हैं, एक एक करके हम सारे टाइप को डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51% शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की हो, एटलीस्ट 51%। ठीक है, वो गवर्नमेंट के पास हो तो वो हो जाएगी गवर्नमेंट कंपनी। दूसरी होती है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा है जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, यानी कि अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। देन थर्ड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है वो एक्सक्लूसिव है, वो कैसे वो देखते हैं। प्राइवेट कंपनी कहते हैं कि वो कंपनीज होती हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स सिर्फ 200 होने चाहिए। साथ में मैंने बताया था यहाँ पर जो ट्रांसफरेबिलिटी है शेयर्स की वो भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। और पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती, वो सब पब्लिक कंपनी। समझ में आ गया कैसे एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है ना पब्लिक कंपनी की। अगले पे आते हैं देन ओपीसी। ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी, नाम से ही समझ में आ रहा है सिर्फ इसके अंदर एक मेंबर होगा, एक मेंबर ने कंपनी बनाई है। देन उसके बाद आता है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी वो कंपनीज होती है जिनका पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 40 करोड़ से कम। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में जो एक्सचेंजेस होते हैं बीएससी एनएससी उस पर लिस्टेड होती हैं, वो कंपनी लिस्टेड कंपनी कहलाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है का, और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये कि क्या अनलिस्टेड कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है? इसका आंसर है यस, अनलिस्टेड कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे ना कि लिस्टेड कंपनी ही सिर्फ पब्लिक कंपनी होगी। लिस्टेड और अनलिस्टेड इज जस्ट इफ दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Public company can be both, can be listed as well as unlisted. नेक्स्ट आता है बच्चों, उसके बाद लिस्टेड हो गया, उसके बाद कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि अगेन मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी टू द अनपेड पार्ट ऑफ देयर शेयर्स। देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और इस केस में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कितनी लिमिटेड होगी? टू द अमाउंट जो कि उन्होंने गारंटी किया है। और ये गारंटी वाला अमाउंट कहाँ पर लिखा होता है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में ये अमाउंट मेंशन होता है। नेक्स्ट उसके बाद होता है अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बट प्रैक्टिकली ये कंपनीज नहीं होती। ठीक है, इंडिया में नहीं है प्रैक्टिकली। देन उसके बाद आता है बच्चों होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी का कंसेप्ट। इनको मैं आपको एक साथ समझाऊंगी, सब्सिडियरी और होल्डिंग कंपनी का। देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है XYZ, ठीक है, इस कंपनी के 50% से ज्यादा यानी कि 51% शेयर होल्डिंग
दूसरी कंपनी के पास है, इसके पास है एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड कंपनी एक तरीके से होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और ये सब्सिडी हो जाएगी। इसके शेयर्स इसके पास है, ठीक है, इस कंपनी का कंट्रोल इसके पास है। तो ये होल्डिंग और ये सब्सिडी, ये पेरेंट कंपनी और ये सब्सिडी, ये पापा और ये बच्चा, समझ में आ गया ना। तो ये होल्डिंग हो जाएगी, ये सब्सिडी, यानी कि सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जिसको होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है, और होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है, जिसके पास किसी कंपनी के 50 या उस 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, ठीक है। बच्चों आप देखते हैं कि कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, उसका फॉर्मेट्स के लिए क्या क्या दे रखा है, किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनीज, उनके किस फॉर्मेट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट करनी है, कंपनीज को 3 डिवीजन में बांटा गया है। तो डिवीजन 1, ये वो कंपनीज होती हैं जिस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, पेस अप्लाइड होते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। देन आता है डिवीजन 2 कंपनीज, ये वो कंपनीज होती हैं जिन पर इंड एएस ये अप्लाई होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन योर सिलेबस। देन डिवीजन 3 कंपनीज होती हैं एनबीएफसी, इनकी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एंड दीज आर आल्सो नॉट इन योर सिलेबस। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास की, कल हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स, ओके।